सभी को नमस्कार। प्राचीन भारत की विदुषियों और महिला कवियों पर मैं चर्चा करता रहा हूँ। इस चर्चा के क्रम में एक ऐसी विभूति की चर्चा मैं आज करना चाहता हूँ जो वैज्ञानिक जगत में, विशेष रूप से गणित और ज्योतिष के जगत में चिरस्मरणीय हैं। वह लीलावती है। हम सभी जानते हैं कि जो संस्कृत के विद्वान हैं, गणित से संबंध रखते हैं, वे सभी लोग जानते हैं कि लीलावती भास्कराचार्य द्वितीय के एक ग्रंथ का नाम है। भास्कराचार्य द्वितीय, उनका समय 1114 से लगाकर 1185 ईस्वी तक है। 12वीं शताब्दी के प्रख्यात गणितज्ञ और सिद्धांत शिरोमणि जैसे ग्रंथ के प्रणेता भास्कराचार्य हैं और लीलावती उनकी पुत्री थी। सिद्धांत शिरोमणि में 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय। प्रत्येक भाग अलग अलग ग्रंथों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। लीलावती तो गणित के ग्रंथ के रूप में अत्यंत उपादेय माना ही जाता रहा है। बीज गणित भी भास्कराचार्य का प्रसिद्ध है और ग्रह गणित और गोलाध्याय यह ज्योतिष शास्त्र के, नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में और कॉस्मोलॉजी जिसको कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान, उसके क्षेत्र में भास्कराचार्य के बहुमूल्य योगदान को रेखांकित करते हैं। भास्कराचार्य के पुत्र का भी उल्लेख मिलता है लोक समुद्र नाम से, पर प्रसिद्धि तो लीलावती की ही है। और लीलावती का बहुमूल्य योगदान निश्चित रूप से रहा होगा गणित में। वह लीलावती जो ग्रंथ है उसके द्वारा हम जानते हैं। लोक समुद्र जो उनके पुत्र हैं वो सुविस्तृत उस प्रकार से नहीं है। लीलावती ग्रंथ के कारण लीलावती अमर हो गई हैं और बचपन में ही लीलावती जो कन्या थी उसकी गणित में रुचि थी। कुछ लोग लीलावती को, कुछ विद्वान भास्कराचार्य की पत्नी भी मानते हैं, पर मैं उससे असहमत हूँ। और जिस प्रकार से संबोधन किया है लीलावती में भास्कराचार्य ने, उससे लगता है कि वे बेटी के साथ संवाद कर रहे हैं। और बचपन से ही पिता से लीलावती अध्ययन करती रहती थी, गणित का और ज्योतिष शास्त्र का। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी के बारे में ज्योतिष के अनुसार गणना करके यह फल निकाला कि अमुक मुहूर्त में यदि इसका विवाह न हुआ तो अनिष्ट होगा या विधवा हो जाएगी। उन्होंने निश्चय किया कि जो शुभ मुहूर्त है उसी में विवाह में हर प्रयत्न करके, यथासंभव प्रयत्न करके अपनी बेटी का कर दूंगा। विवाह उन्होंने तय कर लिया और शुभ मुहूर्त में ही विवाह हो सके इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की। गणितज्ञ थे, उस काल में घड़ियां बनती थीं। रेत घड़ी का उल्लेख मिलता है, जल घड़ी का उल्लेख मिलता है। तो भास्कराचार्य ने जल घड़ी इस प्रकार की एक बनाई और उसमें एक एक बूंद पानी एक छोटे से छिद्र से नीचे पात्र में टपकता था। जिस पात्र में पानी ऊपर भरा हुआ है जब पूरा रिक्त होगा तब शुभ मुहूर्त हो जाएगा, आ जाएगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की। विवाह की सारी व्यवस्था उन्होंने कर ली। जल घड़ी को उन्होंने चालू कर दिया। अपनी बेटी को समझाया कि तू उधर मत जाना जिधर मैंने घड़ी रखी है, और विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। अब यह वधू के वेश में बैठी हुई है लीलावती। इसको तो बड़ा कौतुक है कि पिताजी ने क्या घड़ी बनाई है। तो ये देखने के लिए उस घड़ी के पास चली गई और झुक कर के देखने लगी कि इसमें कैसे व्यवस्था होती है। झुक कर के देखते समय उसकी नाक के आभूषण का, नासामोक्तिक का एक मोती उसमें जल घड़ी में गिर गया और जिस छिद्र से एक एक बूंद करके पानी टपक रहा था उसी छिद्र पर जाकर के वह टपक करके स्थिर हो गया। अब भास्कराचार्य देख रहे हैं कि घड़ी अभी ऊपर के पात्र में तो पानी खाली नहीं हुआ है, अभी समय है।
मुहूर्त निकल गया। कुछ जब अधिक देर होने लगी तो उनको जिज्ञासा हुई कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने देखा कि जो बूंद-बूंद करके निकलता था पानी, वह तो पानी ही नहीं निकल रहा है, नीचे वाला पात्र तो खाली पड़ा हुआ है। तब उन्होंने पूछा कि भई कौन गया था इसके पास? लीलावती ने डरते हुए बताया कि मैं गई थी। तब पता चला कि लीलावती के गहने का एक मोती उसमें जा गिरा और उच्छेद बंद हो चुका है। मुहूर्त टल गया। तब पिता ने कहा कि अब तो मैं तेरा विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि जिससे भी विवाह करूँगा उसका निधन हो जाएगा। इसलिए अब तो तेरा विवाह नहीं होगा कभी भी। लीलावती बहुत दुखी हुई, पिता के लिए दुखी हुई कि पिता की इच्छा वो पूरी नहीं कर पाई। आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने अपने कौतुक के कारण ऐसा अनर्थ कर डाला। उदास रहने लगी। भास्कराचार्य ने समझाया उनको कि कोई उदास होने की बात नहीं, ये तो होना था, जो हुआ सो हुआ। अब तू गणित का अभ्यास करती रह। तब उन्होंने गणित का अभ्यास उसके साथ बैठ करके नित्य प्रति करना आरंभ किया, ऐसी कथा मिलती है। और लीलावती यह ग्रंथ उसके द्वारा, इन दोनों के बीच जो संवाद होता था उसके द्वारा बना। लीलावती ग्रंथ को देख करके भी लगता है कि यह लीलावती को संबोधित करके कोई प्रमेय गणित का भास्कराचार्य उपस्थित कर रहे हैं और लीलावती से अपेक्षा की जाती है कि वह उसको सॉल्व कर देगी, उस समस्या का, उस प्रश्न का, उस प्रमेय का, उस प्रॉब्लम का वह हल निकाल देगी। ऐसा लगता है जैसे कि लीलावती जो रामानुजन थे, महान गणितज्ञ, उन्हीं की जैसी बचपन से ही प्रतिभा वाली थी गणित के क्षेत्र में। और जो प्रमेय उसको गणित के दिए जाते थे, कठिन जटिल गणना वाले, कठिन कैलकुलेशन वाले, उनको वह बड़ी जल्दी हल कर देती थी। और इस संवाद के द्वारा गणित के कठिन प्रमेयों को हल करने की पद्धतियां इन दोनों ने मिलकर के निकाली, ऐसा प्रतीत होता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि लीलावती गणित की एक महान विदुषी हैं। बाकी तो खेल-खेल में किस तरह से गणित पढ़ाया जाए और खेल-खेल में गणित की समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए, यह पूरी पुस्तक बड़े रोचक ढंग से प्रतिपादित करती है। और लीलावती को संबोधित करते हुए कुछ इस प्रकार के सवाल वे करते हैं। अये बाले लीलावती मतिमति ब्रूहि सहितान् द्विपञ्चाशद्वा त्रिंशत् त्रिनवति शताष्टादश दश शतोपेतान् एतान् अयुतवियुतानपि अयुतवियुतांश्चापि वद मे यदि व्यक्ते युक्ति व्यवकलन मार्गेसि कुशला। यदि युक्ति और व्यवकलन के मार्ग में जोड़ और घटाने के पद्धति में तुम कुशल हो तो ये जोड़ घटाने के सवाल तुरंत करके मुझे बता दो। तो संख्याएं उन्होंने दे दी। संख्याएं उन्होंने किस प्रकार की दे दी कि द्विपंच द्वात्रिंशत् 32 त्रिनवतिशत 193 अष्टादश 18 10 या 10, इनमें शत का योजन करते हुए 100 को जोड़ते हुए शतोपेतान एतान कहा है। और फिर उनको 10,000 इनमें से घटा दें तो ये जोड़ और घटाने पर कितना आएगा, ऐसा सवाल करते हैं। तो लीलावती तुरंत कर करके बताती है। यह लीलावती की प्रतिभा सामने आती है। इस प्रकार का दूसरा सवाल है। पार्थ कर्णवधाय मार्गणगणं क्रुद्धोरणे संदधे तस्यार्धेन निवार्य तच्छरगणं मूलैश्चतुर्भिर्हयान् शल्यं षड्भिः रथेषु विस्त्रिभिरपि छत्रं ध्वजं कार्मुकं विच्छेदास्य शिरः शरेण कथिते यानर्जुनः संदधे। पार्थ रणे क्रुद्ध सन कर्णवधाय मार्गणगणं संदधे। पार्थ ने क्रुद्ध होकर के कर्ण के वध के लिए बाण चलाने आरंभ किए और कुछ बाण जो उसने छोड़े उनमें से रस्यार्धेन निवार्य तच्छरगणम मूलेश्चतुर्भिर्हयान्, उनमें से आधे बाणों से तो कर्ण के बाणों को उसने काट डाला और उस बाणगण के 4 गुने मूल से उसके घोड़ों को मार डाला। और शल्यम षड्भि रथेषु विस्त्रिभिरपि, शल्य को 6 बाणों से उसने घायल किया, सारथी शल्य को।
शल्य को यमराज का अतिथि बनाया, ऐसा अनुवाद कर दिया है। ये तो नहीं है इसमें कहीं मेरे ख्याल में। और शल्य तो जीवित रहे, कर्ण के वध के पश्चात भी वो सेनापति हुए। तो शल्यम षड्भिर रथेषु विस्त्रिभिरपि छत्रम ध्वजम कारमुकम, फिर 3 बाणों से छत्र, ध्वजा और धनुष तोड़ डाला कर्ण का, फिर एक बाण से कर्ण का सिर काट डाला है। तो कुल मिलाकर कितने बाण अर्जुन ने कर्ण के ऊपर चलाए होंगे, यह सवाल है। और इसका जटिल प्रमेय का हल कैसे होगा, यह भी लीलावती में फिर बताया जाता है। इस प्रकार से लीलावती के साथ गणित के खेल करते हुए गणित के प्रमेयों को किस प्रकार से हल किया जाएगा, यह भास्कराचार्य इस ग्रंथ में बताते हैं। फिर पाई का भी कैलकुलेशन, पाई का भी सूक्ष्म मान निकाला है भास्कराचार्य ने। कुलाध्याय में तो उन्होंने आकर्षण शक्ति जो पृथ्वी की है, ग्रेविटेशन फोर्स, उसका जो वर्णन किया है। तो हमको कक्षा 8-9 में जो विज्ञान पढ़ाया जाता था, उसमें न्यूटन के नाम से जो प्रमेय, जो सिद्धांत बताया जाता था, वो उसके सामने बहुत छोटा लगता है। भास्कराचार्य जिस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स और एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा करते हैं कि सारे ही ग्रह नक्षत्र एक दूसरे को खींचते हैं, तो सारा ब्रह्मांड कैसे टिका हुआ है, इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में वे आकर्षण शक्ति की बात और प्रत्याकर्षण शक्ति की बात करते हैं। तो भास्कराचार्य द्वितीय तो महान वैज्ञानिक हैं ही, महान गणितज्ञ हैं ही, और ज्योतिष शास्त्र के भी प्रकांड पंडित हैं। लेकिन उदारता उनकी है कि लीलावती को उन्होंने अमर कर दिया। यह तो उन्होंने जान लिया कि अद्भुत प्रतिभा की धनी है मेरी बच्ची, पर ग्रंथ रचना उसने नहीं की उस प्रकार से। ऐसी कई महिलाएं हो गईं जो ग्रंथ रचना नहीं कर सकी, पर प्रतिभा तो उनकी थी। मुझे तो उल्लेख मिलते हैं संस्कृत साहित्य में भी, मीमांसक महिला का उल्लेख मिलता है जिसके जो अपने पति को बता देती थी वेद की ऋचाएं भूल रहे हैं पंडित जी काशी के। उनकी पत्नी जो निरंतर घर के कामकाज में लगी हुई है, वो बता देती थी कि यहाँ मंत्र पाठ शुद्ध नहीं हुआ है। ये तो राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ के बारे में उन्हीं के शिष्यों ने लिखा है। तो इस प्रकार की महिला विदुषियां हुई, प्रतिभा उनमें थी। उनकी प्रतिभा को कुछ कुछ पुरुषों ने समादर दिया। भास्कराचार्य भी ऐसे ही पिता थे। राजशेखर ऐसे पति थे जिन्होंने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के बहुत क्रांतिकारी मतों का अपने काव्यशास्त्र के ग्रंथ काव्य मीमांसा में उल्लेख किया है, पर ऐसा कम हुआ है। कुल मिलाकर के तो हमारा प्रधान, हमारा समाज वैदिक काल के पश्चात पुरुषों के वर्चस्व का समाज रहा है। महिलाएं उसमें कहीं कहीं अपने लिए स्थान बनाती हैं, उनकी प्रतिभा की चमक थोड़ी बहुत कहीं झलकती है। ऐसी ही महिलाओं में लीलावती भी एक महिला रही है। यह चर्चा कभी फिर और आगे जारी रहेगी। यह संस्कृत साहित्य में महिला कवि और महिला विदुषियां, संस्कृत साहित्य में विदुषियां और महिला कवि, इस श्रृंखला को जो मैंने आरंभ किया है, यह बड़ी श्रृंखला है और आगे भी चर्चा होगी इस पर। धन्यवाद, नमस्कार।